देश जहां विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा हो और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हो और सदन में महिला आरक्षण बिल पास होता हो, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है जो देश की या प्रदेश की महिलाएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है, कड़ाके की ठंड में महिलाएं जो है वो अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठती हैं। और देखा जाए जिस प्रकार से धरने का तकरीबन 11 से 12 दिन हो रहा है, लेकिन जो कोई अधिकारी है वो यहाँ पर नहीं पहुंचता और उनकी मांगों को लेकर ना तो संज्ञान लेता, न कोई अधिकारी पहुंचता है। और लगातार जो तस्वीरें यहाँ की हैं वो भी दिखाता है किस तरह से महिलाएं जो थी रो रो कर बयान जो है हमारे सामने दे रही थी। तमाम वो जो विधवा महिलाएं थी वो भी आई थी, उनका कैसा घर खर्च चलता है ये भी कैमरे पर बताया था। अगर देखा जाए तो जो वार्ता करने के लिए जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे, इनसे बात करते आखिर जो बात हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या निर्णय निकला था, क्या निष्कर्ष निकला था, इन सब चीजों को लेकर चर्चा करते हैं। सर अगर देखा जाए वार्ता के लिए गए थे, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातें हुई? देखिए, निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला है। हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था, हम भी गए थे। वहां बुला करके कमरे में सिर्फ धमकी दी गई कि आप लोग ठेकेदार हैं कर्मचारियों के। हमने कहा सर ये तो कोई बात होती नहीं है, इनका नाम नोट करो, किस परिच्छेद से हैं, इनको सस्पेंड करो, बर्खास्त करो। ये कोई वार्ता होती है? सिर्फ कमरे में बुला करके दबाव डाला गया, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं किया गया, ना कोई आश्वासन दिया गया हम लोगों को। अच्छा, आगे की रणनीति की बात किया जाए, आगे की रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? हालांकि आगे की रणनीति यही है कि हम लोगों ने ऐलान जो कर दिया है कि 30 दिसंबर से हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमने पत्राचार भी कर दिया है मुख्य सचिव महोदय जी को भी, अपर मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन, मंडल आयुक्त, सदस्य सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रबंधक LDA सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रबंधक प्रशासन स्मारक समिति, सबको पत्राचार करके संज्ञानित भी करा दिया है। अब हमारा जो निर्णय है 30 दिसंबर से हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे आदेश नहीं निर्गत होते हैं कल तक तो कार्य बहिष्कार संभव है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से कार्य बहिष्कार से क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये स्मारक परिक्षेत्र जो है जितने भी हमारे लखनऊ में बने हुए हैं ये एक पर्यटक स्थल है और हम उनकी देखरेख कर रहे हैं। उनसे 13 साल से हम लोग उन परिक्षेत्रों को चमकाने का काम किए हैं, धूल हटाने का काम किया है। लेकिन उन्हीं परिक्षेत्रों में 13 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारी हैं, उनके परिवार का जो पालन पोषण है, जो उनके हक है उनको मिलना चाहिए, उन लोगों को हक नहीं दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जब इन पत्थरों में धूल जमेगी, रोपाई गोड़ाई बंद होगी, लाइटिंग व्यवस्था बाधित हो जाएगी, तो ये सारी व्यवस्थाएं जब बाधित हो जाएंगी, क्योंकि 31 दिसंबर भी है, साल का आखिरी दिन है, और न्यू ईयर भी है, 2024 का 1 जनवरी भी है, तो दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं। अम्बेडकर पार्क में भी आते हैं, इको गार्डन में भी आते हैं समय, और जितने भी परिक्षेत्र हैं हमारे लखनऊ के, तो ऐसा नहीं है कि फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से देखा जाए कड़ाके की ठंड हो रही है, हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं और ठंड लग रही है, तो कैसे पूरा मैनेज हो रहा है? जिस प्रकार से देखा जाए इसी को गार्डन में आप काम करते हैं, यहीं पर धरना देते हैं, तो क्या कभी सोचा था कि अपनी मांगों को लेकर इसी धरने पर हमको बैठना पड़ जाएगा? देखिए, हम लोगों ने तो त्याग तपस्या करके अपने शरीर को पत्थर बना करके 13 वर्षों से हम, चाहे कड़कती ठंड हो या बम्फर बारिश हो या कड़कती गर्म हो, हम किसी भी समय पर अपने कर्तव्यों का पालन करने से रुके नहीं। आज अगर हमारे स्वाभिमान की बात आई है, अगर हमारे हक की बात आई है, तो हमारे लिए ठंड कुछ नहीं है। इससे भी कड़कती धूप और -डिग्री में चले जाएंगे तब भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। जारी रहेगा। सवाल ये है कि जिस प्रकार से देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या अगर मांगे नहीं पूरी होती तो क्या उसमें आप लोग असर डालेंगे? हमारा लगभग 1,500 से 2,000 कर्मचारी हमारा नियुक्त है BLO के रूप में, BLO और सुपरवाइजर के रूप में, और बहुत सारे विभाग भी ऐसे हैं। लखनऊ के लगभग टोटल विभाग हैं जिनमें कि कोई भी ऐसा अछूता नहीं है जिसमें हमारे कर्मचारी ना हो। अगर हम धरने पर कार्य छोड़ के बैठेंगे तो 24 का लोकसभा चुनाव जो है प्रभावित करेगा, श्योर पक्का है एकदम। और चूंकि नया साल चालू होने वाला है, पर्यटक भी बहुत अधिक से अधिक आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जो है यहाँ सब गंदगी पसरी रहेगी। तो इससे जो है शासन सत्ता को भी पता होना चाहिए कि हम लोग काम करते हैं। अच्छा, हम लोगों को वार्ता के लिए तो क्या बुलाया जाता है, सिर्फ नौटंकी के लिए बुलाया जाता है। वार्ता सफल नहीं होती जी, सफल भी नहीं होती, और वहां पे केवल इतना कार्य किया जाता है कि हम लोगों को धमकाया जाता है सस्पेंड करने की। किसने धमकाया आप लोगों की सस्पेंड कर दिया जाएगा? हमारे जो है मुख्य प्रबंधक जो हैं वही सब लोग वहां पे बैठा के अंदर धमकी देते हैं कि आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा,
और सचिव महोदय जिनसे वार्ता हमारी लगी हुई थी, निजी सचिव, उनके यहाँ उनके सामने ये शब्द हो रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं और वो चुप्पी साधे हुए सारा कुछ सुन रहे हैं और वो भी यही चीज कह रहे हैं कि आप लोगों को मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग कुछ करते नहीं हैं। अगर हम करते नहीं हैं तो अभी पता लगेगा कि हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्मारक वगैरह में हम भी खून पसीना अपना बहाते हैं। आश्वासन से नहीं, परिणाम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, अब हम चाहते हैं कि जो है पटल पे कुछ दिखे, हमको कुछ मिले, क्योंकि हमारे बच्चे जो है सड़कों पे लगभग घूम रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन वगैरह उनकी जो है हम लोग सही से नहीं दिला पा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो भी हमारी तरीके से चतुश्रेणी कर्मचारी बने, इसी की ये जंग चल रही है। और आज हमारा एक कर्मचारी भाई भी जो था, पंप ऑपरेटर थे, वो आदर्श, क्या नाम था, आदर्श कुमार जी, वो भी आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका हम लोगों को बहुत ज्यादा मलाल है। शोक सभा भी की गई है, लेकिन हमारी शासन सत्ता को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मरे या जिए उनसे कोई मतलब नहीं। और वहां रूम में जब हम लोग वार्ता करने के लिए गए थे तो वहां पे हमारे मुख्य प्रबंधक साहब के ये सब थे कि आप सब लोग अगर इतने में नौकरी नहीं कर सकते तो ये छोड़ दीजिए नौकरी, दूसरी जगह जाके नौकरी कीजिए। तो ये कोई आप लोगों को डराया धमकाया जाता है कि आप लोग धरना ना दीजिए, उतने में नौकरी कीजिए, उसमें आप लोगों का घर खर्चा नहीं चल पाता जी। और वो ये भी कहते हैं आप लोग अगर इतने में नहीं पाल सकते अपने बच्चों को तो आप इस्तीफा दे दीजिए, किसी दूसरी जगह जाके नौकरी कीजिए। अब आप समस्या वही है, अन्य लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि तमाम बार यहाँ की तस्वीरें दिखाए, तमाम लोगों से बात किया। मैम, जिस प्रकार से देखा जाए महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही हो और महिला को आधा हक देने की बात की जा रही हो, और कितनी विडंबना है कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए कड़ाके की ठंड में यहाँ पर धरने पर बैठे, तो कैसा लगता है? ये सरकार को नहीं दिखता। हम लोग आज 11वां दिन है और इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बैठे हैं। हमारे आदित्य भाई जो वहाँ पे गए थे, उनका ये पूछा जा रहा है, नाम बताइए, पद बताइए, मतलब इसका क्या मतलब है? नाम बताइए, पद बताइए, आप कहाँ मतलब ड्यूटी करते हैं ये बताइए, एड्रेस पूरा पूछ रहे हैं कि आप रहते कहाँ हैं। तो हम हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ से जाते हैं उन लोगों को डराया धमकाया जाता है कि ये धरना अपना खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल डराया धमकाया जाता है कि आप लोग ये धरना बंद कर दीजिए, आप लोग ये धरना बंद कर दीजिए। वो डराया जाता है, मारने की धमकी। जब नाम एड्रेस पता पूछ रहे हैं तो इसका मतलब मारने की धमकी दे रहे हैं क्या? हम जो वहाँ पर जाते हैं उनको डराया जाता है। तो बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो उनके पदाधिकारी हैं वो अधिकारियों के पास वार्ता करने के लिए जाते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने सवाल किया था मैम, जिस प्रकार से सवाल इनसे किया था, जिस प्रकार से देश में महिलाओं को बराबर की भागीदारी देने की बात की जा रही है, महिला सम्मान की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, कितनी विडंबना है कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए धरने पर बैठती। तो सर ये तो मुख्यमंत्री जी का है ना, वही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमें कहाँ आपको दिख रहा है? आज 11वां दिन है, 11वें दिन से ना एक ही दिन अधिकारी आया हमारा, वो भी हमें बस आश्वासन देके जा रहे हैं। अरे हमें आश्वासन नहीं चाहिए, शासनादेश चाहिए, और वो भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि हम ये करेंगे। उनको तो खुद ही नहीं पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनको तो खुद वहां से भेजा गया है कि जाइए अपनी कुर्सी बचाइए, तो वो अपनी कुर्सी बचाने यहाँ आए थे। वो हमें बचाने नहीं, अपनी कुर्सी बचाने आए थे। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, हम लोग नहीं प्यारे। अगर क्यों आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वजह? अब वजह तो वही जानेंगे सर। वो कहते हैं हम काम नहीं करते। अगर हम काम नहीं करते तो ये स्मारक जो चमचमाते हैं, यहाँ लोग जो पर्यटक घूमने आता है उनसे पूछिए, क्या अगर हम काम नहीं करते तो ये सब साफ सुथरा कैसे रहता है? इस प्रकार से देखा जाए, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, हाथ कांप रहे हैं, तो किस तरह से लग रहा है धरने पर आप लोग बैठे हैं? और भैया भूख ऐसी चीज होती है ना, अच्छे को रोड पे ला देती है। हम तो धरने पे ही बैठे हैं। ये तो हमारी बहन जी ने ये बनवा के दिया है, धरना स्थल इन्होंने स्थापित कर दिया, यहाँ बैठे हैं, उनकी देन है। वरना इनका बस चले तो मैं रोड पे ना बैठने दे, धरना स्थल तो दूर की बात है। और रही बात कड़ाके की ठंडी की, तो भैया भूख ऐसी चीज होती है जो ठंड, बरसात, गर्मी सब भुला देती है। जब पेट में आग लगती है ना तो उसे ठंड और आग की कोई परवाह नहीं होती है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से देश के लिए सबसे या प्रदेश के लिए सबसे बड़ी विडंबना है, जिस प्रदेश में हक के लिए धरना स्थल बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी इनके हक की बात करने के लिए नहीं आता है। लोग और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, किस लिए आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? इसलिए हम आए हैं
सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो दुख हमको भगवान ने दिया मगर हम उनके हाथ में है, कलम चला दे। हमारा भैया नहीं रहा 7 साल, तो कैसे पूरा घर खर्च चलता है? क्या कैसे मजदूरी करते हैं, चौका बर्तन करते हैं, तब घर चलाते हैं। क्या करें भैया, एक मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मेरी सरकार ये सुन ले प्रार्थना, हम लड़ने के लिए नहीं आए, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि साहब मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा लड़का नहीं रहा, मेरी रोजी रोटी चल नहीं पा रही, अभी तो मेरा शरीर चल रहा है, फिर थक जाएंगे तो कहाँ मेरे एक रोटी दे दें तो बस साहब सब दुख दूर हो जाए। यही हम प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से। आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचे और आपकी मांगे जो है हाँ, पूरी करें। घर में नौकरी दे, हाँ, ताकि घर दे चल सके बेटा। अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो इनका कहना है कि जिनका जो बेटा था वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर किसी को नौकरी मिल जाती है तो पूरी तरह से वो भरण पोषण हो सकता है। आप कुछ कह रहे थे, बार बार बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं। सर ये बता रहा हूँ, बजट हर बार दिया जाता है। ये बजट जो है हमारे लिए एक लॉलीपॉप का काम करता है, और ये बजट जो है जैसे कि एक कहावत है कि गुड़ दिखा के ढीला मारने का काम है, वो गुड़ दिखा के ढीला मारने का काम है। ये बजट हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर वो बजट इतना दिया जाता है कि हमारी सारे वेतन की, हमारी जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है, वो बजट हमारे काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो बजट वापस क्यों दे दिया जाता है? वो बजट वापस नहीं जाना चाहिए। वो बजट अगर हमें दिया जाता है तो हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरा कर दिया जाए। ये गुड़ दिखा करके ढीला मारने का काम बंद करें मुख्यमंत्री जी। जो है वो आपके निर्देशों के अनुसार ही आपके जितने भी अधिकारी हैं, वो शासन में जितने भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही वर्क कर रहे हैं। अगर वो हमारा नहीं कर पा रहे हैं पूरा, तो वो बहुत गलत बात है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तमाम देखा जा सकता है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या बता? हेलो, जो हमारी आदमी तो चले गए थे, फिर हम उनसे अब रोटी मांग ले कि अपन बच्चों हम पाल लेंगे। इतना मांग रहे हैं कि उनकी रोटी हमें भी मिल जाए तो हम अपन लड़का पाल लेंगे। इतना हाथ जोड़ के निवेदन है बस। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं चित्रकूट जिले में रहते हैं। हाँ, चित्रकूट जिले में। क्या हुआ था ऐसा जो आपको ट्यूमर हो गया था? ट्यूमर हो गया। तो नौकरी कौन करता था आपके यहाँ से? देख लो। तो क्या वो एक्सपायर हो गए हैं या नहीं है? एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, कैसे परिवार चलता है और कितना दुख होता है कि आप लोग जिस प्रकार से धरने के लिए यहाँ पर बैठे, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। जो आपकी सबकी रोटी लागेंगी तो हमारो लाग जाएंगी, तो अपन परिवार चला लेंगे। इतना है हाथ जोड़ की विनती। को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या घर का खर्चा चल पा रहा है? नहीं चला पा रहे हैं। सबकी बच्चों की पढ़ाई बर्बाद भी है। नहीं पढ़ा पा रहे। कैसे पढ़ा रहे हैं? कैसे कमाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे हम बच्चों को? बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ही। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो परिवार थे इनके यहाँ से जो एक्सपायर हो गए थे, इसके हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन घर में कमाने वाला कोई नहीं है, किसी तरह से जो भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बच्चों को बेहतर शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। जिस प्रकार से 11 दिन से अधिक हो चुका है, जो प्रदर्शनकारी हैं या स्मारक जो समिति के जो कर्मचारी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने के लिए नहीं पहुंच रहा है। लगातार हम वो तस्वीरें, वो लोगों के बयान, वो हर चीज दिखा रहे हैं। वो आंसुओं को भी दिखाया किस तरह से ये जो महिला थी वो किस तरह से जो रोती थी, रो रही थी, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे हमसे बात करते हुए। इससे पहले जब हमने तमाम वो तस्वीरें दिखाई थी, एक छोटी सी बच्ची थी, वो IAS बनना चाह रही थी, लेकिन उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, वो किस तरह से कैमरे पे रो रही थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो पूरा प्रदेश लखनऊ से चलता है और जहां चंद कदमों की दूरी पर जो विधानसभा से लेकर सभी आला अधिकारी बैठते हैं, लेकिन संज्ञान लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। कैमरा पर्सन जय शरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।